Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 4 on the selected solutions for the section B that came in the UGC NET 2019 paper. So आज हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि हमारा सेक्शन बी के ऊपर है। ठीक है, एग्जाम क्योंकि नजदीक आ रहा है तो आप सब थोड़ा ध्यान से सुने और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, रॉक्स इन द अपर क्रस्ट एंड लोअर मेंटल आर, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है बोथ फेरोमैग्नेटिक, बोथ पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रेस्पेक्टिवली एंड पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक रेस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्रस्ट में किस तरीके के मिनरल्स या किस तरीके के रॉक्स मौजूद हैं। ठीक है, और लोअर मेंटल में क्या होता है, तो प्रोसेस क्या होता है, ये आपको कंप्लीट क्लियर पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इट इज टेलिंग दैट मोस्ट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक हेमाटाइट, मैग्नेटाइट आर प्रेजेंट ऑन दी अपर क्रस्ट, ये अपर क्रस्ट में मौजूद है। ठीक है, विच आर प्रेजेंट अंडर लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू मेंटल। ठीक है, मेंटल से थोड़ा लो टेम्परेचर में ये मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ठीक है, इस वजह से आपको अगर प्रॉपर्टी पता होगा, जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो होता है 1 अपॉन क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, इससे प्रोपोर्शनल होता है कौन, ससेप्टिबिलिटी, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर जितना लो होता है उतना अच्छा मैग्नेटिज्म कौन, हमारा जो मटेरियल होता है वो दिखाता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि while when the Curie temperature is reached at the mental heating which no magnetic domain can exist, मतलब जहां पे मैग्नेटिक डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अगर क्यूरी टेम्परेचर पे ये पहुंच जाता है तो वहां पे मैग्नेटिक डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो होगा हमारे मैग्नेट्स का वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज द एटम्स आर टू फ्रैंटिक टू मेंटेन देयर अलाइंड स्पिन। ठीक है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल कब शो करता है, जब उसका अलाइनमेंट एक तरफ हो। ठीक है, सपोज करो ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है और उसका अलाइनमेंट एक तरफ हो, लेकिन जब ये मेंटल में पहुंच जाता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी अलाइनमेंट ही टूट जाती है, मतलब अलाइनमेंट होता नहीं ठीक से। तो इस वजह से क्या होगा, ये लूज करेगा अपनी कौन सी प्रॉपर्टी को, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। सो एट दिस टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, चेंजिंग देयर ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी कंडीशंस चेंज हो जाएंगे ड्यू टू क्यूरीज लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो होगा फेरोमैग्नेटिक फॉर द क्रस्ट एंड पैरामैग्नेटिक फॉर द अपर मेंटल। दिस इज क्लियर। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है, तो कंसेप्ट लगाइए और यूज करिए तो आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ऑन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड स्लोप द रेट ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें तो समझ जाएंगे। ठीक है, आइए चलते थोड़ा रॉक के बारे में दिखा देते हैं आपको। ये जो रॉक है देखिए, ये रेजिस्टेंट रॉक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये टूट के नहीं गिर रहा है। दिस इज रेजिस्टेंट रॉक, सो इट इज नॉट व्हाट ब्रेकिंग डाउन एंड फॉलिंग। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखो ये जगह जो है ये स्टीप स्लोप बन गया है, स्टीफ बन गया, स्टीफ स्टीफ बन गया। तो स्टीफ बनने की वजह से क्या हुआ कि जो पत्थरें हैं वो एक बार में चले गए। ठीक है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और पोर्शन था जो कि ऐसे बन गया है, कन्वेक्स स्लोप की तरह बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रेट होगा किसका टूटने का, मतलब किसी रॉक के टूटने का जो रेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज वेदरिंग, वियरिंग ऑफ आवर रॉक इज वेरी व्हाट हाई। क्योंकि अगर सपोज करो कि कोई मटेरियल टूटता है और उसको ऐसा स्लोप मिल जाता है, टूटता है और कोई ऐसा स्लोप मिल जाएगा तो वो तुरंत नीचे चला जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जल्दी। लेकिन अगर
थोड़ा फ्लैट स्लोप है तो क्या हो जाएगा, तो और टूटेगा और वेदरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ का जो आंसर था वेदरिंग इज हाई इज योर आंसर। व्हाई? ठीक है, देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लिमिटेड स्लोप्स में क्या होता है कि वेदरिंग प्रोसेस आर एफिशिएंट एट प्रोड्यूसिंग द डेब्रिश। ठीक है, डेब्रिश फ्लो यहाँ पे ज्यादा होता है, बट वेयर द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आर इनसफिशिएंट एट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्लोप। ठीक है, बट जहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोसेसर डोमिनेंट होगा वहां पे क्या होगा, इसको रिमूव करना स्लोप से अनइजी होगा, तभी ये वेदरिंग हाई होगा। Such slopes lack free spaces and faceted appearance and they are generally covered with the soil mantle। ठीक है, यहाँ पे soil content ज्यादा होगा। ठीक है, देख रहे हो टॉप लेयर का सॉइल जो है यहाँ पे निकल गया, लेकिन यहाँ पे टॉप लेयर का सॉइल मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेदरिंग हाई हो रही है। अब इरोजन की अगर बात करें तो इरोजन हाई कब होगा, जब आपका वो टूट के चला जाएगा एक पोर्शन से दूसरी जगह, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्ट लिमिटेड स्लोप बोला है। डेनुडेशन का अर्थ भी वही है कि टूट के चला जाना, टूटना और चला जाना। ठीक है, मास मूवमेंट इज हायर, मास मूवमेंट भी हाई नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट लिमिटेड स्लोप बोला है, ट्रांसपोर्ट तो होना ही नहीं, तो मूवमेंट तो कम होना है, तो वेदरिंग इज हायर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स भी अगर यूज करें तो आंसर हमारा यही आएगा, वेदरिंग इज हायर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which one of the following is the correct sequence of the mass wasting in the decreasing order of speed? This is the question। ठीक है, आइए चलते हैं थोड़ा मास वेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। तो मास वेस्टिंग ये 5 टाइप्स के होते हैं। अर्थ फ्लो, अर्थ का पूरा मूवमेंट हो रहा है। स्लम, रोटेशनल स्लाइड, एक के ऊपर एक ऐसे रोटेट करते हुए आ रहा है। रॉकफॉल, एक बार में सारा रॉक का टुकड़ा चला आया। ठीक है, डेब्रिश, सॉइल धीरे 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 मूव करते हुए आ रहा है। मड फ्लो की बात करें, पानी के साथ आ रहा है, कौन, सॉइल जो है पानी के साथ होते हुए आ रहा है, ड्रेनेज पैटर्न बनाते हुए। ठीक है, तो ये मड फ्लो, ये डेब्रिश फ्लो, ये रॉक फॉल, स्लम रोटेशनल स्लाइड एंड अर्थ फ्लो। तो अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है रॉक फॉल, क्रीप एंड अर्थ फॉल। ठीक है, तो रॉक फॉल में आप देख सकते हो सडन मूवमेंट है, क्योंकि सारा का सारा पत्थर अगर जल्दी आ जा रहा है तो सडन मूवमेंट है, तो सडन मूवमेंट में रॉक फॉल ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, देन अर्थ फ्लो, अर्थ का एक एक लेयर आ रहा है, देन अर्थ फ्लो। क्रीप जो होता है सबसे स्लोएस्ट मोशन होता है। तो अगर बात करें अर्थ फ्लो क्या होता है, अर्थ फ्लो इज ए डाउनफ्लो विस्कस फ्लो ऑफ द फाइन ग्रेन मटेरियल दैट हैव बीन सैचुरेटेड विद वाटर एंड मूव्स अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वाटर सैचुरेटेड होगा अर्थ फ्लो। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और क्रीप तो भाई सबसे स्लोएस्ट मोशन को क्रीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करो तो आंसर नंबर 3 इज द राइट, बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड बोला है। तो रॉकफॉल पहले होगा क्योंकि अर्थ फ्लो में वाटर सैचुरेटेड है तो उसकी मूवमेंट कम होगी, देन क्रीप विल कम। ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोलता है कि मिड ओशनिक रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो मिड ओशनिक रीज की अगर हम बात करें, अब देख सकते हैं कि मिड ओशनिक रीज क्या होता है, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट में अगर बात करें एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है, मतलब प्लेट्स रिफ्ट अपार्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि बैंड्स ऑफ अर्थक्वेक ट्रेस आउट प्लेट बाउंड्रीज। The depth of the earthquake and the width of the band depends on the type of the plate boundary। मतलब किस तरीके की प्लेट बाउंड्री है कि उसके टाइप पे डिपेंड करेगा। तो मिड ओशनिक रीज एंड ट्रांसफॉर्म मार्जिन्स आर शैलो अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो मिड ओशनिक रीज में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की क्या है कंसेप्ट कि वहां पे शैलो अर्थक्वेक्स होगा। ठीक है, जो कि यूजुअली लेस देन 30 किलोमीटर डीप होगा। ठीक है, तो इन नैरो बैंड्स होगा, क्लोज टू प्लेट मार्जिन होगा। वाइल सबडक्शन जोन में क्या होगा कि अर्थक्वेक एट अ रेंज ऑफ डेप्थ्स इंक्लूडिंग मोर देन 700 किलोमीटर डीप होगा ये। ठीक है, बैंड्स ऑफ अर्थक्वेक आर वाइडर अलोंग द सबडक्शन जोन बिकॉज दे टेक्स प्लेस थ्रू द सबडक्टिंग स्लैब दैट एक्सटेंड बीनीथ द ऑपोजिटिंग प्लेट। ठीक है, सबडक्शन में क्या हो रहा है, पूरा अंदर घुस जा रहा है, तो अर्थक्वेक थोड़ा नीचे के मैग्नीट्यूड से बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन अगर मिड ओशनिक रीज की बात करें तो यही बन जा रहा है। ठीक है, यहीं पे इसका एपिसेंटर बन जाएगा तो ये तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियसली सैलो और स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो होंगे ये इसके आंसर होंगे, किसके, मिड ओशनिक रीज के। आई होप ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई ये डायग्रामेटिक है, डायग्राम बनाओ अच्छे से समझो।
एक्टिव पैसिव मार्जिन क्या होता है, अगर एक्टिव पैसिव मार्जिन दिया होगा तो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। डाइवर्जन कन्वर्जन बाउंड्री दिया होगा तो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। शैलो अर्थक्वेक कहाँ पे होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस आंसर को दे सकते हो, ठीक है। मिड ओशनिक रीज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ओशनोग्राफी चैप्टर, यू शुड रीड ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू मिड ओशनिक रीज, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करें तो ये पूछता है द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज, it is the definitely the very easiest question that is came in the what 2019 CSIR पेपर, भाई बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी टेम्परेचर प्रोफाइल याद है तो आप फटाक से कर लोगे। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचता है, मेजोस्फीयर के टॉप पे, जो कि मेसोपॉज है। सिंपल है, डायग्राम से ही याद कर लो। अगर डिटेल जाना है तो पढ़ लो कि मेसोपॉज ऑफ द मेजोस्फीयर विच इज द टॉप ऑफ द मेजोस्फीयर इज द coldest area of the earth atmosphere because the temperature may locally decrease to a low of 100 केल्विन, ठीक है। 100 केल्विन तक चला जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस भी चला जा सकता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, मेसोपॉज जो है वो सबसे कूलेस्ट एरिया होता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का। इसी तरीके से प्रेशर भी जान लो, डेंसिटी कहाँ तक मौजूद होता है ये सब जान सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें कंसेप्ट रीड करें, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस एटमॉस्फेरिक वाले पार्ट में, नहीं तो इन्वायरमेंटल साइंस जियो साइंस पार्ट में। आप ये दोनों जरूर पढ़ लें, आपको नीचे प्लेलिस्ट के लिस्टिंग में मिल जाएगा आपको, वहां पे मैंने इस चीज को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है। although we will complete in the section C part also again it, but you should read about what is the structure of atmosphere and its characteristics, okay. The next question is asking how old are the oldest fossil record on the earth, ठीक है। तो अगर oldest accepted fossil are choose from the Stirry pool in the Pilbara region of the Western Australia, भाई ये चीज याद रखना है, स्टैट्स है, स्टैट्स जी के है, ठीक है। ओल्डेस्ट फॉसिल जो होता है वो पिलवेला रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, जहाँ पे स्टोमेटोलाइट्स थे, ठीक है। प्रिजर्व्ड मैट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंडविच्ड बिटवीन द लेयर ऑफ सेडिमेंट, ये देख सकते हो, ये है स्टोमेटोलाइट्स के फॉसिल्स, ठीक है। 3.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं ये, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3 गीगा एनएम होगा, तो बोलने की बात ही नहीं है। 1 गीगा एनएम इक्वल टू 1 बिलियन ईयर, ठीक है। बहुत आसान है, इट इज वेरी वेरी इजी इफ यू गो थ्रू द कंसेप्ट और द थिंकिंग पावर ऑफ योर माइंड, ओके। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टैट्स था, ठीक है। सिंपल स्टैट जी क्या पढ़ लो, कुछ कुछ चीजें जो कि जरूरी हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं है, इट इज क्वेश्चन फ्रॉम द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओके। यू शुड रिमेंबर दिस बिकॉज स्टोमेटोलाइट है ना, स्टोमेटोलाइट क्या है, ओल्डेस्ट फॉसिल है, याद तो करना ही है इसको, ठीक है, कंप्लीट याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है which one of the following is not an major ingredient of photochemical smoke, ठीक है। सिंपल सी बात है, चलिए थोड़ा देखते हैं होता क्या है। भाई नाइट्रस ऑक्साइड निकला, NO और NO2 नॉक्स बन गए, ठीक है, नॉक्स है, ठीक है। कहाँ से निकला, इंडस्ट्री से। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन तीनों निकले, हाइड्रोकार्बन भी निकल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन तीनों निकल रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, मिलके क्या किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा, आपका अल्ट्रावायोलेट रे के रेडिएशन के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन करेगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन करके क्या होगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएगा, जिसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, ओजोन है, पैन है, एल्डिहाइड है, एक्रोलीन है। सिंपल, ये सब इंग्रेडिएंट है फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन में। तो अगर नॉक्स बात करें है मौजूद है, हाइड्रोकार्बन बात करें मौजूद है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें, क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सिलरेट्स द रिएक्शन एज मेजर्ड बाय द नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये एक्सिलरेट करता है किसके रिएक्शन को, नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन को एक्सिलरेट करता है, और ओजोन के फॉर्मेशन को भी एक्सिलरेट करता है, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो रेलिवेंस है फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में वो काफी ज्यादा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी प्रेजेंस जरूरी है।
हाइड्रोकार्बन की भी प्रेजेंस जरूरी है एंड नॉक्स की भी प्रेजेंस जरूरी है। सिर्फ सॉक्स ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, तो इसलिए वो मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं आता है। ठीक है, ये आंसर हो गया कंप्लीट क्लियर। फोटोकेमिकल स्मॉग अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ लंदन स्मॉग भी याद करो, लॉस एंजलिस स्मॉग क्या होता है वो भी याद करो, दोनों जरूरी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And the next question they are asking, equatorial current system in global ocean are produced by। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसमें कोरिलेज फोर्स लगता है। ठीक है, तो कोरिलेज फोर्स का रोटेशन ऑफ अर्थ में तो कोई काम ही नहीं हो सकता इक्वेटर पोजीशन में, क्योंकि इक्वेटर में तो कोरिलेज फोर्स तो है ही नहीं। This will also not coming into the picture. Okay, then again coming surface wind forcing over the equatorial region of the global ocean। ठीक है, ये डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि सरफेस विंड एक ऐसा चीज है जो कि इक्वेटोरियल विंड्स को मूव करवाती है। ठीक है, अगर बात करें इक्वेटोरियल करंट, ओशन करंट्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड नियर द इक्वेटर प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल द विंड्स। ठीक है, तो विंड्स जो है इसको प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल करते हैं, कौन, हमारे इक्वेटोरियल करंट को। ठीक है, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इन द पोलर रीजन। भाई पोलर रीजन की सैलिनिटी टेम्परेचर से इसे क्या लेना देना, इसका तो कोई काम ही नहीं है, पोलर रीजन का कोई काम ही नहीं है इक्वेटर में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने से रहा। हाई सोलर रेडिएशन एंड हेवी प्रिसिपिटेशन ओवर द इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ इक्वेटोरियल करंट सिस्टम की बात की है जो कि ओशन में है। आप हाई सोलर रेडिएशन और हेवी प्रिसिपिटेशन की अगर बात करोगे तो वो तो एटमॉस्फेयर वाला फेनोमेना हो गया कि भाई ज्यादा सोलर रेडिएशन, ज्यादा इवेपोरेशन, ज्यादा हेवी प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा भाई, दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर because it is very very different। okay, the question is asking something different and this option is very very different। okay, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो अगर इक्वेटोरियल करंट की बात करें, थोड़ा देख लीजिए पिक्चर, दिस इज द इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इक्वेटोरियल करंट का डायरेक्शन, ये वाला। ठीक है, आपको ये दोनों दिख रहे हैं, इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, दो इक्वेटोरियल करंट दिख रहे हैं आपको। दिस करंट एग्जिस्ट because westward trade wind in addition to driving divergent westward surface flow, upwelling is most intense in the equator। ठीक है, upwelling होती है इक्वेटर में जिस वजह से हमारा ये डाइवर्जेंट वेस्टवर्ड सरफेस फ्लो मौजूद है। ठीक है, also maintains an eastward pressure flow by piling up the warm surface water in the western side of the ocean basin। ठीक है, तो वार्म जो वाटर है ये वेस्टर्न साइड ऑफ ओशन में मौजूद है, किस वजह से, इसी वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ईस्टवर्ड प्रेशर फोर्स मेंटेन करने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है, सो दिस इज द होल पिक्चर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट ऑफ आवर व्हाट वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट कहाँ पे मौजूद है ये भी दिख रहा है आपको। ठीक है, क्यों अपवेलिंग होगा, डाउनवेलिंग होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना जान लें कि इक्वेटर में इंटेंस अपवेलिंग होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड विंड आएगी और वहां पे वो चीज करवाएगी। ठीक है, ये चीज याद कर लो, डायग्राम अच्छे से पढ़ लो, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन सी वाटर इंक्रीजेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बात करते हैं सीधा, क्या होगा आंसर, होगा डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों करेगा देखते हैं। So it tells that increase in temperature causes an increase in kinetic energy, very very easy। ठीक है, the higher kinetic energy increases the cause of motion in the gaseous molecule which break the intermolecular bonds and escape from the solution। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ब्रेक करके निकल जाएगा बॉन्ड से। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ब्रेक करके निकल जाएगा तो भाई सॉल्युबिलिटी कहाँ से होगा, सिंपल सी बात है। Also it can be explained by the Le Chatelet principle that dissolution of gas in a liquid is an exothermic process। with the increase in temperature the solubility decreases। ठीक है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से क्या होगा, जितना बाहर निकलेगा हीट उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगा,
हमारा क्या हो, डिक्रीज, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर तो जरूर होगा कि डिक्रीज इन टेम्परेचर ही हेल्प करेगा आपको सॉल्युबिलिटी में, ये तो कंफर्म है। पॉइंट की बात करें तो बोलता है कि हेंस टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर देगा। फिर आता है सैलिनिटी की बात। So the ability of water to dissolve the gas decreases with the addition of electrolyte. Salt ions attract the water molecules, leaving the fewer hydrogen and oxygen ions available to capture and dissociate the gas molecule. ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये बोल गया रहा है कि सॉल्ट आयन क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि वो बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर उन्होंने बॉन्ड बना लिया तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है मौजूद अपने वाटर में एज ए कैटायन एंड एनायन, they will not capture the dissociated gaseous molecule, so this will not lead to what, solubility, ठीक है। तो solubility डिक्रीज हो जाएगी salinity इंक्रीज होने की वजह से। बट अगर बात करें because the concentration of molecule in the gaseous phase increases with the increase in pressure, the concentration of dissolved gas molecule in the solution at equilibrium is also higher at the higher pressure, ठीक है। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा किसी भी गैस का उतना ज्यादा वो डिजोल्व होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओ किसी भी गैस का तो वो डिजोल्व होगा ही होगा, ये तो क्लियर पिक्चर है, ठीक है। तो इस वजह से प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ें, ठीक है, अभी समय कम है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा करें, ठीक है, क्वेश्चन को एनालाइज ज्यादा करें, ठीक है। ब्रीफली थोड़ा डिस्क्राइब करें हर चीजों को दिमाग में कि किस तरीके से क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। आप सबको बोल देना चाहते हैं कि हमारे पास 2 प्लेलिस्ट हैं, ये दोनों प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे।